अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो दोबारा सुनिएगा, ये शायद आपका भ्रम हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब की गारंटी की एक बार मुझे नौकरी मिल गई जो पहले हुआ करता था, और मैं वही कंपनी में पूरे अपनी जिंदगी बिता के रिटायर होऊंगा। अब वो तो चेंज हो गया है। आई थिंक जो भी जॉब ढूंढ रहा है उनको मैं यही कहूंगी कि पहले सोचे कि कहाँ जॉब करना है, कहाँ जॉब्स हैं, और उसके हिसाब से अपने स्किल सेट्स रेडी करें। जैसे अभी हमारे हमारे कंट्री में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। Do we have 15 lakh jobs for fresh engineers? We don't have. अभी उसमें उस 15 लाख में पवन जी करीबन 70% कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं। ओके जी। मैं जब बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है, वाई कंप्यूटर साइंस नाउ? नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायनाबस में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो दोबारा सुनिएगा, ये शायद आपका भ्रम हो सकता है। नए हालात है, नया वित्तीय साल है और पूरी दुनिया में गंभीर हालत बनी हुई है। नौकरी के फ्रंट पे भी, आयात निर्यात के फ्रंट पे भी, व्यापार के फ्रंट पे भी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी। भारत का जॉब मार्केट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा बदलाव चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में छंटनी की खबरें निरंतर आ रही हैं। एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, खासकर आईटी सेक्टर में, जहां कभी जॉब सिक्योरिटी निहायत गारंटी मानी जाती थी। अब वहां अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज हैं। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, सब बड़े बड़े मास्टर कंपनियों के नाम आप ले लीजिए, हायरिंग को धीमा करें या छंटनी प्लान कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे अभी टीसीएस के बारे में आपने जाना, और क्वाइटली वर्क फोर्स को रीशेप कर रही हैं, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। ये सिर्फ छंटनी की कहानी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो धीरे धीरे हर सेक्टर में फैला है। सर्विस सेक्टर में जॉब्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। गीग इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन सिक्योरिटी घट रही है। डेली वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। नोएडा में हाल ही में मजदूरों का आंदोलन इस बात का एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। दूसरी तरफ नए नए सेक्टर्स, एआई, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ये सब वो सेक्टर्स हैं जो उभर रहे हैं, और उनमें मौके हर किसी के लिए नहीं हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या भारत का जॉब मार्केट क्वाइटली एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां नौकरियां खत्म नहीं होंगी, या स्थिर, भरोसेमंद और नौकरियां धीरे धीरे गायब हो जाएंगी? दोनों में से क्या होगा? और इस अनिश्चितता को और गहरा बनाता है ग्लोबल एटमॉस्फेयर, ग्लोबल माहौल, जो आपको ज्यादातर, कम से कम खाड़ी के देशों में तो दिख ही रहा होगा। खाड़ी क्षेत्र में तनाव है, ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसका खतरा है, और कंपनियों की अर्निंग्स कम हो रही हैं, कॉस्ट कटिंग का भी खतरा है। और ये सब मिलकर ऐसा दबाव बना रहे हैं जिसका असर भारतीय वर्कफोर्स पर पड़ सकता है। इस वक्त हम बात करेंगे, क्योंकि ये समय इंपॉर्टेंट है, ये वक्त इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे है क्योंकि नए वित्तीय साल में हम घुस गए हैं, 26-27 में। ये शुरुआत है, और यही वो समय है जब कंपनियां तय करती हैं कि हायरिंग बढ़ानी है या रोकनी है, सैलरी बढ़ानी है या उसे फ्रीज करना है। यानी आने वाले 12 महीनों का रोड मैप आप अप्रैल में बैठ के तय होगा, लिखा जा रहा है भविष्य एम्प्लॉइज का। क्या ये साल नौकरियों का मुश्किल साल रहेगा? क्या ये सिर्फ स्लो डाउन है या एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहेंगे इसको? क्या है ये? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में जॉब सिक्योरिटी एक मिथ के तौर पे बन जाएगी? इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। और आज की बातचीत में हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे नौकरियां जा क्यों रही हैं, हम ये भी पूछेंगे कि नौकरियां कहां कहां बन रही हैं, और ये समझेंगे कि नौकरियां बचेंगी कहां कहां पे। हमारे साथ नीति शर्मा है, नीति शर्मा सीईओ हैं टीम लीड डिजिटल के, और उनसे ही जानेंगे कि इन्फोसिस, टीसीएस
और HCL और विप्रो, ये सब कंपनियां जो हायर कर रही हैं, क्या रोल्स को बदल रही हैं या क्वाइटली वर्कफोर्स को वहां से रीशेप कर रही हैं? नीति, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पवन जी। हम ये जानेंगे कि क्या अभी यहाँ से बैठ के, जब हम लोग अप्रैल के लगभग दूसरे हफ्ते में बैठे हैं नीति, यहाँ से पूरा साल जॉब मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी और एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी यहाँ से आपको बैठ के कैसा दिख रहा है? आपका लंबा अनुभव है। देखिए, ऐसा है कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब की गारंटी की एक बार मुझे नौकरी मिल गई जो पहले हुआ करता था, और मैं वही कंपनी में पूरे अपनी जिंदगी बिता के रिटायर होऊंगा, अब वो तो चेंज हो गया है। सो ना एम्प्लॉय ना एम्प्लॉयर दोनों ही ये नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी आप एक ही कंपनी में रहें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड हो जाता है, राइट? सो एक तो वो बात है। दूसरी ये बात है कि हाँ, जॉब सिक्योरिटी का टर्म बहुत फ्लूइड हो गया है आजकल। सिक्योरिटी कब होगी? जब हमारे पास रेलेवेंट स्किल सेट्स होंगे, हमें इतनी एजिलिटी होगी कि हम कंटिन्यूसली चेंज करते जाएं जो हमारे कंपनी को रिक्वायरमेंट आएगी। अगर वो एजिलिटी नहीं है, अगर स्किल सेट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स रखना नहीं चाहते लोग, बट अगर लोग और उनके स्किल सेट्स रेलेवेंट नहीं है, या एम्प्लॉयर्स ने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली है, तो उनको रिस्ट्रक्चर करना होगा। तो ये जो साल बहुत डिफिकल्ट साल है सबके लिए, क्योंकि जैसे आपने अपने ओपनिंग में कहा, ग्लोबल सिचुएशन अलग हो रही है, एआई का इम्पैक्ट एक तरफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑटोमेशन तीसरी तरफ है, और वहीं पर हम और भी देख रहे हैं कि नए नए एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक साइक्लिकल चेंज नहीं है, ये एक एब्सोल्युटली स्ट्रक्चरल थॉट थ्रू चेंज है, जो ना जस्ट कंपनीज में होगा बट ओवरऑल इंडस्ट्री इन इंडिया में चेंज होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी जगह पे चेंज होगा। मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, विच मीन्स उनके अपने वर्कर्स को स्किल सेट थोड़े अलग चाहिए। सिर्फ खाली हैंड्स और लेग्स नहीं चाहिए, दिमाग लगाने की भी आवश्यकता है, राइट? यही चीज हम देख रहे हैं रिटेल में, ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में। सो जहां पर वॉल्यूम हायरिंग हो रही है, बैंक्स में वॉल्यूम हायरिंग हो रही है, जहां पर लोग चाहिए, इट इज अबाउट टेकिंग द स्किल सेट्स फॉर टुमारो एंड नॉट जस्ट कि जो आज हमें चाहिए या कल तक हमें जो स्किल सेट्स चाहिए थे। तो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, स्किल्स चेंज हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे वो भी चेंज हो रहे हैं। काफी हद तक हम ये कहते थे कि हम हजारों के नंबर्स में एंट्री लेवल वर्कफोर्स हायर करेंगे, और फिर धीरे धीरे उनको मैनेज करने के लिए टीम्स आ रही हैं, टीम के मैनेजर्स आ रहे हैं, तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ एक 20-30 साल एक्सपीरियंस पर्सन एक कंपनी में होगा, और वहीं पे एक एब्सोल्यूट फ्रेशर ऑलमोस्ट सेम टाइप का काम या आउटकम निकाल सकता है, क्योंकि उस टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टाइप के टूल्स आ रहे हैं। एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस एक दूसरे लेवल पर है, वो कहीं वो ऐड होगा, बट जो एक आप अगर ट्रांजैक्शनल वर्क देखेंगे, वो वही इंसान कर सकता है जो रेडी हो अभी के अभी करने के लिए। हम एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं। आज हमको एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं चाहिए, एक एआई एजेंट ही हमें रिमाइंड कर सकता है कि क्या काम है, कैसे है, ज्यादा एनालिसिस कर सकता है। और मेरे एक्सपीरियंस से तो जो यंगस्टर्स अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है एआई कैसे यूज करना है, या उनको ज्यादा स्किल्स है एज अगेंस्ट पीपल हु बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20-30 इयर्स। और एआई पे अलग से बात करेंगे नीति, एआई पे अलग से बात करेंगे। वो एक ऐसा विषय है जहाँ पे केवल छू के निकलना हम लोग के लिए ठीक नहीं, उस पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि उसका बहुत खतरा है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी घबराए हुए हैं, और जो लोग नहीं, जिनकी मार्केट में एंट्री हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एआई उनको फायदा करेगा। आप ये बताइए कि क्राइसिस है, अभी क्राइसिस है, कॉमा ट्रांजिशन है, कॉमा कंफ्यूजन है। कुल मिला के हम आसान शब्दों में कहें तो आम नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के लिए ये अच्छा समय है, बुरा समय है? शॉर्ट टर्म में तकलीफ वाला समय है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा समय है, स्पेशली इंडिया में। क्योंकि एक तो आप देखिए कि जो हमारे यूथ की पॉपुलेशन है, आई मीन वी आर द यंगेस्ट नेशन इन, वी विल कंटिन्यू टू बी द यंगेस्ट नेशन फॉर मेनी इयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? तो जो हमारे यूथ हैं और जो हम स्किल्स निकाल रहे हैं कंट्री से, उतने वॉल्यूम में कोई भी कंट्री नहीं काम कर पाएगी। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ में, बट क्योंकि अभी इतना बड़ा चेंज हो रहा है वर्कफोर्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में,
शॉर्ट टर्म में ये काफी लोगों को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि ना ही ले-ऑफ्स हैं, ना ही जॉब्स जा रहे हैं, नए जॉब्स आ रहे हैं जिसकी स्किल्स हमारे पास है नहीं। तो एक तरफ हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, जो यूथ होंगे, जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्राई कर रही हैं कि हम लेकर आए लोगों को, लेकिन उनके पास एक रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है इंडिया के पास में, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी है। इन द शॉर्ट रन, आप इस साल की बात कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम ऑलरेडी नए नए जगहों पे जॉब्स, न्यू जॉब क्रिएशन देख रहे हैं। वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगी, बट एक तरफ हाँ काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं, काफी एग्जिट्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ स्मॉल नंबर्स में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन है। आई थिंक जो भी जॉब ढूंढ रहा है उनको मैं यही कहूंगी कि पहले सोचे कि कहाँ जॉब करना है, कहाँ जॉब्स हैं, और उसके हिसाब से अपने स्किल सेट्स रेडी करें। एज अगेंस्ट हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, या हमने आईटीआई किया है, या हमने समझिए बीकॉम किया है, तो हम वही जाएंगे जहाँ पे हम जानते हैं वहां पे जॉब्स हो सकते हैं। ये अभी कौन कौन सी नीति, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मतलब इसमें एक मतलब जो होपलेसनेस के आइलैंड में एक बड़ी होप वाली बात आपने कही। कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे आपको लगता है कि नौकरियां बड़े लार्ज नंबर पे, अगर नहीं तो फेयरली गुड नंबर पे क्रिएट होंगी। ए बी, नौकरियां कहाँ, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे नौकरियां अगर जाएगी नहीं तो कम से कम दबाव में रहेंगी? ये दोनों सेक्टर्स को जरा आप स्पेसिफाई करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, देखिए अभी ग्रीन सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेक्टर है, सेमीकंडक्टर्स है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, पी फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, एआई स्टार्टअप्स में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है अभी इंडिया में वापस। जो पहले कुछ स्टार्टअप फंड्स कम हो गए थे पिछले 2-3 साल में, अब फिर से स्टार्टअप की फंडिंग आ रही है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे जॉब्स ऑब्वियसली ग्रो हो रहे हैं। एक नया चीज है जो हमने अभी पिछले बजट में भी सुना था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हॉलिडे दे रही है सरकार। तो अगर हम डेटा सेंटर्स की बात करें, डेटा सेंटर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी के जॉब्स नहीं देते। डेटा सेंटर्स एक्चुअली बॉटम से स्टार्ट करते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इकोसिस्टम डेवलप करना है, आपको तो मैं कहूंगी ब्लू कॉलर वर्कर्स चाहिए हमको, जो पूरा कंस्ट्रक्शन करके डेटा सेंटर फिजिकली बना सके। उसके बाद हमें लोग चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन और फैसिलिटीज मैनेज करे। फिर हमें लोग चाहिए होंगे जो डेटा सेंटर का एक्चुअली पूरा टेक्नोलॉजी क्रिएट करे। फिर डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट चाहिए होंगे, और फिर एक ऊपर सॉफ्टवेयर की लेयर आती है। तो वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कंडक्टर में हो रहे हैं, ग्रीन सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो काफी जगह नए जॉब्स हो रहे हैं जो पिछले 5 साल पहले भी नहीं थे हमारे पास जॉब्स। प्लस अगर हम सभी सेक्टर्स की बात करें, समझिए कि अगर हम एफएमसीजी बात करें, अभी आजकल सभी कुछ हमारे पास ऐप पे है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, हम कहीं से भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम अपने ऐप से कर सकते हैं। दे आर ऑल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनीज। उनको एनालिस्ट चाहिए, उनको डेटा इंजीनियर्स चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि टेक्निकल साइड में ये सब जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, नॉन टेक्निकल सेक्टर्स में भी ये जॉब्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं। प्लस जो हम करें कि अगर मैं समझिए एक सीए को हायर कर रही हूँ मैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी स्किल सेट्स अभी चेंज हो रहे हैं, ताकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ज्यादा डिफरेंट काम कर सके, रादर देन जस्ट। अच्छा ऐसा भी है जी। तो एक कंबाइंड स्किल्स बहुत जरूरी है अभी हमें। ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा एक आईटीआई स्टूडेंट है, उसने मैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स में कुछ पढ़ाई कर ली है, उसको शॉप फ्लोर पे काम मिलेगा, बट उसको शॉप फ्लोर पे काम मिलेगा along with some technology skills, क्योंकि वो कैसे वर्क फ्लो बेटर कर सके, कैसे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके अपने वर्कशॉप्स की, वो सारी चीजें बहुत होंगी। नेट नेगेटिव है, पॉजिटिव है नीति? देखिए अभी एक और चीज मैं बताऊंगी बिफोर आई आंसर योर पॉजिटिव और नेगेटिव, पवन जी। अभी जो हम लेबर कोड्स अप्लाई कर रहे हैं, which is already getting implemented, labor codes will also convert a lot of informal jobs into formal employment. तो वो भी एक एंगल है जो ऑलरेडी मोशन में हो गया है। सो अभी जाकर हम देखें, देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स, एवरीथिंग इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस और प्रोबब्ली टुगेदर। इन अबाउट 18 to 24 months मेरे हिसाब से ये सब एक साथ आने लगेगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
अभी के लिए इन दिस ईयर इफ यू लुक एट इट, इन सम सेक्टर्स नेट पॉजिटिव आउटलुक है हमारा, इन सम सेक्टर्स नेट हेडकाउंट नेगेटिव होगा, बट नेट स्किल सेट्स और जो सैलरीज कंपनीज दे रही हैं वो कई ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं एक रोजगार फिर तो रोजगार की संख्या घट रही है, इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ नेट अगर आप ओवरऑल देखेंगे मे बी इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली ग्रो होगा। ओके। नीति, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी जब हम लोग कर रहे थे बातचीत की शुरुआत में आपने कही कि आईटी सेक्टर पे अलग से डिस्कस करेंगे। मेरे पास 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बावजूद इसके अगर आपके पास और भी कुछ कहने के लिए हो तो कहिएगा। मोटे तौर पे मैं आगे बढ़ता हूं आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस छटनी के संकेत दिए हैं, इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से संकेत भी हैं, घोषणाएं भी हैं, और अब जो एआई के हायरिंग के भी संकेत हैं। तो अगर आप आखिर सच्चाई क्या है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब अगला सवाल बाद में करेंगे। जी देखिए, पिछले 3 साल से काफी लेऑफ्स हो रहे हैं आईटी सेक्टर में। जो सबसे पहले हुए जूनियर वर्कफोर्स जो बहुत ज्यादा हायर कर लिए थे पैंडेमिक के टाइम पे, सडनली कंपनीज को लगा कि अभी इतनी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो क्योंकि वो कोविड के बाद में इतने सारे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे थे, तो वॉल्यूम हायरिंग की जरूरत नहीं थी। वो 3 साल पहले की बात है। लास्ट ईयर जो छटनी हुई है वो बेसिकली मिड मैनेजमेंट और पीपल मैनेजर्स की हुई है। मैं आपको पिरामिड स्ट्रक्चर बता रही थी, हम लोग कंपनीज में बना देते हैं। एट सम पॉइंट हम लोग रोल्स देते हैं कि आपका काम है खाली इस टीम को संभालो। अब वो ये हो गया है कि एक तो क्योंकि एंट्री लेवल वर्कफोर्स हमने कम कर दिया, तो टीम मैनेजर्स और खाली पीपल मैनेजर्स जो एक्चुअल आउटकम नहीं कर रहे बट खाली टीम्स को मैनेज कर रहे हैं, उनका ले ऑफ हुआ। जो अभी इस साल से हमने शुरू देखा है कि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो आप टीसीएस की बात कर रहे हैं और भी काफी कंपनीज ने अनाउंस किया है, हमें ये देखना जरूरी है कि कहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। राइट, ले ऑफ्स यहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पे जो स्किल्स हैं वो कल के लिए रेलेवेंट नहीं है लोगों की। ये सारी ही कंपनीज जिनके आपने नाम लिए हैं, मैं जानती हूँ कि उन्होंने सबने काफी इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 1-1.5 साल में लोगों को अपस्किल करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एआई एडॉप्शन, डिजिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ एज अ सर्विसेज कंपनी। और वो अपने ही क्लाइंट्स को, उनके सारे सीईओज बोल रहे हैं कि 50-75% कोडिंग में एक एआई एजेंट कर देगा, तो आई डोंट नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये तो सीईओज ने खुद ने बोला है। तो अगर उन्होंने बोला है तो एडॉप्शन बहुत जरूरी है। बट अगर एडॉप्शन के लिए एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के पास स्किल सेट्स नहीं है तो उनका डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता है। एंड नीति आपकी बात को थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं मैं, कि जो आप कह रही हैं उसमें जितना मुझे समझ में आया कि जो लो वैल्यू आईटी जॉब है उस पे खतरा है, उसका पार्ट भी है। तो क्या एवरेज आईटी एम्प्लॉय रिस्क में है, क्या ऐसा समझे हम? ये कह रही हैं आप? स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं, जो हम L1 L2 जॉब्स बोलते हैं, जैसे समझिए मैनुअल टेस्टिंग का जॉब है। ओके, अब मैनुअल टेस्टिंग का जॉब कंप्लीटली निकल गया, सारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग है इन द आईटी सेक्टर। ओके, तो वो जॉब निकल गया है। अब आप नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो समझिए Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चा पास करके आ रहा है, उसके लिए एंट्री का ओपनिंग था मैनुअल टेस्टर, अब वो रोल चला गया है। फिर उसके ऊपर एक लेयर आता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और कोडर। अब वो कोडिंग भी अगर एआई एजेंट कर रहा है तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कहाँ जरूरत पड़ेगी? हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये लोग कहाँ जाएंगे नीति? देखिए 2-3 जगह हैं और हम ये काफी बात इंटरनली भी बात करते हैं। एक तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू, एंड एक्चुअली आई वुड कॉल इट अ शॉक एब्जॉर्बर, इज द जीसीसीज नेटवर्क। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे पास 1800-1900 जीसीसीज हैं इंडिया में। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने काफी ऐसे लोगों को लिया है, फ्रेशर्स को लिया है, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स को लिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आईटी कंपनीज, 5-6 लार्ज आईटी कंपनीज हैं वही हायर कर रही हैं। तो एक वो एवेन्यू है। दूसरा एवेन्यू है अभी स्पेशली इन द लास्ट 3 to 4 years, बहुत Tier 2 एंड Tier 3 आईटी सर्विसेज कंपनीज हैव कम अप, जिनका हेडकाउंट 3000 है, 5000 है, 10,000 है, जो लाखों में नहीं खेलते, बट एक्चुअली कम प्रोजेक्ट्स हैं, कम नंबर ऑफ हेडकाउंट है, बट वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ले रहे हैं जो प्रोबेबली बड़े कंपनीज नहीं ले रही थी। तो हमने ग्रोथ वहां पे भी देखी है। सो मैं एक्चुअली सभी जॉब सीकर्स को मैं यही कहती हूँ कि
yes, a TCS Infosys may be an aspirational company to be in, बट अगर आपको एक छोटी कंपनी में जहाँ पे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको जॉब ले लेना चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर 2 years 3 years, क्योंकि फिर आप वो टाइम लूज कर देते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं बन पाता है, राइट? तो एक तो जीसीसी एवेन्यू हो गया पवन, जी दूसरा एवेन्यू हो गया ये टियर 2 टियर 3 आईटी सर्विसेज कंपनीज, और एक जी थर्ड एवेन्यू है जो नॉन टेक कंपनीज हैं। जैसे हम अगर समझिए, अगर हम कहें कंपनीज लेकर स्विगी और जोमेटो, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। दे आर डूइंग अ सर्विस टू द कस्टमर, बट एवरीथिंग इज रन ऑन टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कंपनीज है। आप बैंक्स देख लीजिए, अभी बैंक्स में कितने सारे टेक्निकल वर्कफोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि आपका और हमारा काम खाली ऐप पे है। हम लोग बैंक के ब्रांचेस में नहीं जाते हैं। सो जो जो हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क और वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर चेंज हो रहा है, उसमें रिक्वायरमेंट्स अलग अलग जगह से आ रही हैं। और एज अ जॉब सीकर मैं ये मानूंगी कि हमें हर जगह के एवेन्यूज देखने चाहिए, एज अगेंस्ट सेइंग कि मैं खाली एक टीसीएस इन्फोसिस विप्रो जाऊंगा वरना कहीं नहीं जॉब मिलेगा। सो देयर आर ऑप्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि जैसे अभी हमारे कंट्री में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। डू वी हैव 15 लाख जॉब्स फॉर फ्रेश इंजीनियर्स? वी डोंट हैव। अभी उसमें उस 15 लाख में पवन जी करीबन 70% कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं। ओके जी। मैं जब बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, मेरा सबसे बड़ा सवाल होता है, वाई कंप्यूटर साइंस नाउ? जैसे हमने कहा, अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैन स्टूडेंट्स go into streams which are relevant for that industry? Yes, पिछले 3 डेकेड्स में, 30 साल में कंप्यूटर्स आईटी इंडस्ट्री ने हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, बट वो चेंज हो रहा है, सैचुरेट कर गया है, सैचुरेट करके। एंड लाइक यू सेड कि समझिए अगर 10,000 ले ऑफ हुआ है तो 2,500-3,000 ऐड कर रहे हैं लोग, बट वो 10,000 का रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए अभी हमारे पास में समझिए 5 मिलियन वर्कफोर्स है आईटी में, और वो 5 से 10 मिलियन होना है। नैस्कॉम ने कहा था एट 1.27-28 में होगा, फिर 2030 हो गया, तो वो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट मे बी टाइमलाइन इज चेंजिंग। जी 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 जी। सो आई थिंक या प्लीज गो अहेड। सो आई थिंक एक शिफ्ट की, खाली अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूंगा या करूंगी तो मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, वो एक मिथ हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, स्पेशली फॉर न्यू kids who are coming into engineering colleges or any education. Secondly, even if I have done computer science engineering, I would want everyone to explore other sectors apart from just saying कि मैं IT services में ही जाऊंगा या IT product में जाऊंगा, क्योंकि opportunities हैं, options हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। हाँ, कम हो गए हैं, नेट कम हो गया आईटी में, बट हैं अपॉर्चुनिटीज जो हायरिंग कर रहे हैं। और आपके इंटरव्यू का ये वाला हिस्सा यूथ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सी आई होप कि आपने उनके मन की बात कह दी। देखिए ये तो जो है वो हम देख रहे हैं। और एक चीज है कि जो फ्रेशर्स आते हैं, एक्चुअली नॉट जस्ट फ्रेशर्स, एनीवन हुज लुकिंग फॉर जॉब्स, अगर उनके पास एआई एमएल कोडिंग, डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, क्लाउड स्किल्स, अगर ये स्किल्स है ना, तो वही स्किल्स आईटी में भी हायर हो रही है। मैं तो ये कहूंगी कि जो भी जॉब ढूंढ रहा है, थोड़ा सा अपस्किल कर लो अपने आप, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। एक सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब जो जवाब आपने दिया नीति, इसका एक्सटेंशन है ये। क्या इंडिया का आईटी सेक्टर कायदे से कहें तो लो हायरिंग हाई स्किल मॉडल में शिफ्ट हो गया है क्या? इसका आंसर आप उसे दे चुकी हैं, पर फिर भी मैं थोड़ी और सफाई चाहता हूँ। Yes, I think the IT sector, the IT services industry, not IT sector, IT services industry clearly volume hiring से value hiring पे शिफ्ट होगी। और एक बहुत स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इट इज नॉट कि अभी हम हजारों में बच्चे लेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, देखेंगे कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेशर्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा है।
एआई का एडॉप्शन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो कंपनीज को भी अपना मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा, राइट? दे हैव टू सिक्योर द मार्जिन, सो दे विल हायर पीपल। जैसे मैंने कहा, जो स्किल सेट्स हैं, जो करंट स्किल सेट्स रिक्वायरमेंट है, अगर वो स्किल सेट्स हैं तो कंपनीज आर एक्चुअली पेइंग अ बेटर सैलरी ऑल्सो। तो यस, वॉल्यूम से वैल्यू हायरिंग पे तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो गया है। जी। क्या एक बार बताइए, फ्रेशर्स के लिए आईटी सेक्टर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनसर्टेन हो गया है क्या? आईटी में जॉब सेफ नहीं है? थोड़ा सा मतलब ये समझना बहुत जरूरी है। जी, देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे जो ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी में, आप एज ग्रुप देखिए किसका ले ऑफ हो रहा है। पीपल बिटवीन 35 to 45 काइंड ऑफ एज ग्रुप जो ले ऑफ हो रहा है, राइट? दीज आर पीपल जो सर्विसेज सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्री में 15-20 साल काम कर चुके हैं। दे हैव रीच्ड अ सर्टेन सैलरी लेवल। अभी अगर हम एक फ्रेशर को लेकर आएंगे, हु इज प्रोबब्ली कमिंग एट 6 or 7 or 8 lakhs of salary, who can do an AI work as much as probably that experienced 40-year-old person can do. कंपनीज आर एक्चुअली सेइंग कि ये जो लेयर है, जो सीनियर लोगों का लेयर है, उनको हम फ्रेशर्स से या 0 to 5 year एक्सपीरियंस लोगों से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आपने ही शुरू में कहा था कि यू आर कंपीटिंग विद समबडी विद हु इज अ 25-year-old पर्सन। मैं तो बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। वो सभी के लिए है ना, क्योंकि अगर हम एआई के स्किल्स की बात कर रहे हैं, और एआई के स्किल्स सिर्फ आईटी में नहीं है, एआई के स्किल्स एक मार्केटिंग वाले क्रिएटिव पर्सन में भी है, आपके मीडिया इंडस्ट्री में भी एआई की रिक्वायरमेंट आ रही है, कंटेंट राइटिंग में एआई की रिक्वायरमेंट आ रही है। सो हर जगह फाइनेंस वाले एआई यूज कर रहे हैं टू डू डेटा एनालिसिस। सो हर जगह एआई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब वो स्किल्स तो नए हैं, आप और हम सीखें या एक 18-20 साल का बच्चा सीखे, इट इज द सेम थिंग। हाँ, हमारे पास एक्सपीरियंस है जो हमने काम किया है, बट अगर हम खाली वही स्किल सेट देखें तो द यंगर द पर्सन इज, द बेटर एंड चीपर द रिसोर्स विल बी फॉर द कंपनी। राइट। तो मेरे हिसाब से हम ये देखेंगे, और हम ये काफी आईटी सर्विसेज के सीईओ से बात करके पता, आप मीडिया में भी आया है कि दे आर गोइंग टू हायर अ लॉट मोर फ्रेशर्स नाउ, जो पिछले 2 साल से नहीं हुआ था बाय द वे। जी। तो यस, फ्रेशर्स के लिए डोर ओपन होगा, बट विद द राइट स्किल सेट। जी। एक अचानक झटका नीति आया जिसकी ना आप उम्मीद कर रही थी, ना हम कर रहे थे, ना दुनिया कर रही थी। वो है गल्फ वॉर, वेस्ट एशिया वॉर। खाड़ी संकट का असर कितना गहरा होगा इंडियन जॉब मार्केट पर? मोटा सवाल है। देखिए, कुछ सेक्टर्स में जैसे शिपिंग है, ऑयल एंड गैस है, वहां पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज दे वर द फर्स्ट वंस टू गेट इम्पैक्टेड। अभी उनका अगर हम रिले देखें तो ई कॉमर्स है, रिटेल है, धीरे धीरे उस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है, इट्स नॉट कम्प्लीटली देयर। तो अगर समझिए अभी अब 2 हफ्ते की पीस है और बंद भी हो गया, सो फॉर इंडस्ट्री टू कम बैक इट विल टेक 4 to 5 months वेरी क्लियरली। उतना तो, क्योंकि अब संभलते टाइम लगेगा, विच मींस आधा ये फाइनेंशियल ईयर चला गया। सो जो इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड है, they will take a lot of time to come back into the old shape. जो बाकी इंडस्ट्रीज है, जैसे समझिए आईटी इंडस्ट्री है, बट आईटी इंडस्ट्री है जो प्रोजेक्ट्स उनके 70-75% प्रोजेक्ट्स यूएस और यूरोप से आते हैं, जो वैसे भी पिछले 2 साल से इतने कम आ रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इट्स मूव द नीडल टू मच। द वेस्ट एशियन और द मिडिल ईस्टर्न रीजन से प्रोजेक्ट्स आर लेसर इन परसेंटेज, तो वो इम्पैक्ट हमको टेक में नहीं दिखेगा। वो इम्पैक्ट हमको ये सही ठीक कह रही है आपकी, टेक पे असर नहीं दिखेगा। एक तो काफी लड़ाई से उसका ज्यादा लेना देना नहीं होता है, सर्विसेज का शायद इसमें ये भी फर्क हो सकता है। नीति, क्या इन सेक्टरों में, ई कॉमर्स का नाम लिया आपने, रिटेल का नाम लिया, वो सेक्टर भी जो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आते हैं? जैसे फर्ज करिए गैस इंडस्ट्री है, फर्ज करिए कि कल को जो राइस मिल की इंडस्ट्री है, जब हम लोग का, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड है, तो लिहाजा इन मिलों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ये सिर्फ ये रिस्क अभी है या दिखना शुरू हो गया है, या आगे जाके और गहराएगा? जो आप बात करें तो उसका आगे का पार्ट एक्सेप्ट नहीं है। देखिए, अगर ये कंटिन्यू हुआ
तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट सभी जगह होगा, जी। राइट? बट जैसे आपने कहा ऑयल इंडस्ट्री है, गैस इंडस्ट्री है, वहां पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है हमको। as consumers itself, अगर हम कह रहे हैं कि we are not getting LPG and things like that, then what is the industry doing? Because industrial consumption तो बहुत ज्यादा होता है। अभी हमने F&B, फूड एंड बेवरेज, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी इम्पैक्ट देखा है कि जी, जी। वर्कर्स जो गिग वर्कर्स हैं या जो दिहाड़ी हम कह रहे हैं लोगों को कि पूरे दिन में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, they have no choice but to probably go back to their hometowns because रेस्टोरेंट्स में इतना खाना बना ही नहीं पाएंगे। जी। there is some impact definitely on these direct sectors. इनडायरेक्ट सेक्टर्स को धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा, अभी वो हम नहीं देख रहे हैं इंडस्ट्री में, एटलीस्ट फ्रॉम अ हायरिंग पर्सपेक्टिव। खाड़ी से रिवर्स खाड़ी से जो रिटर्न माइग्रेशन नीति बढ़ा है, हालात संभलेंगे तो शायद वो कांस्टेंट रहेगा, हालात नहीं संभलेंगे तो वो शायद आगे चल के बढ़ेगा। अभी तक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे उसका असर पड़ेगा। क्या भारत तैयार है? बी, कौन सा सेक्टर इनको एब्जॉर्ब करेगा? थोड़ा स्पेसिफिक बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, देखिए जो लोग वापस आ रहे हैं, आई विल प्रोबब्ली ब्रेक इट इनटू ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स। जो व्हाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स है अभी वापस नहीं आ रहे, क्योंकि रिमोट काम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज भी जानती हैं कि ये कंटिन्यू हो सकता है। जो ग्रे कॉलर्ड वर्कफोर्स है, देयर इज सम इम्पैक्ट, नॉट लार्ज। लार्जेस्ट जो है ब्लू कॉलर्ड वर्कफोर्स है, कि जो वहां पे आप समझिए कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन बंद ही हो रहा है कंपनीज का, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है इन दैट रीजन। अगर वहां पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे और तो ये वर्कफोर्स वापस आएगा तो हम उसको कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे? बिकॉज हम ही बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम घर जाके थोड़ा घर को देख लें, अपनी खेती बाड़ी संभाल लें, वहां पे पैसा लगा लें। बट धीरे धीरे दे विल ऑल हैव टू कम बैक इनटू, लेट्स से द logistics sector, which is your delivery executives, those kind of sectors, or they will come into some construction, or they'll probably get into manufacturing. But volumes बहुत ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली इंडिया में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोग बहुत हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही हमारा इतना ग्रोथ इस साल नहीं हो रहा है, तब और तकलीफ होगी हमें। 1-2 महीने लोग संभाल सकते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होगा संभालना। ये बताइए कि जो हम लोग ने बड़ी हाइप और हुपला के साथ शुरू किया था प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम वाली, जो जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उससे जॉब में बड़े बड़े दावे किए थे हमने। क्या वो जमीनी स्तर पे ऐसा ही दिख रहा है, या लगता है आपको अनाउंसमेंट और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है उसमें एक्चुअल जॉब में बहुत बड़ा गैप है क्या? देखिए, बढ़ तो रहा है वो PLFS स्कीम जो है हेल्पफुल, क्योंकि वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ट्रैक कर रहा है, वो एम्प्लॉयज की सैलरीज, बेनिफिट्स, क्या उनको PF ESIC मिल रहा है, इनफॉर्मल से फॉर्मल जॉब क्रिएशन हो रहा है, सो वो सब तो एक्चुअली हो रहा है। बट इज देयर अ ड्रामेटिक राइज इन एम्प्लॉयमेंट? नो। इज देयर अ स्पाइक इन फॉर्मल जॉब क्रिएशन? आई वोंट से ह्यूज, बट ग्रेजुअल हो रहा है। ये ऑब्वियसली कुछ साल पुराना है स्कीम, ये जो 2017 में अनाउंस किया था मेरे ख्याल से, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है हर एक इंडस्ट्री में। तो ये इट इज ऑन द राइट ट्रैक। इज इट एट द राइट स्पीड? आई वुड से नो। आई थिंक अगर हम उसको और मोमेंटम गेन करेंगे तब जाके हेल्पफुल होगा ये। तब जाके ये जो हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि वर्कफोर्स आ रहा है, वेयर विल दे गो, कहाँ नए जो बच्चे आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेबर वर्कफोर्स में कहाँ जाएंगे? आई थिंक PLF is a very important tool for our country. But like I said, I think we will have to execute this in a faster manner. PLF का तो डेटा, जैसा हम लोग अभी नीति बात कर रहे थे कि 5.1 लास्ट मार्च, 5.1 दिस मार्च। आप डेटा में भले ही आप एम्प्लॉयमेंट देखें तो उतना ही है जितना पिछले, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही जितना पिछले साल था, बट आप जब लोगों से मिलते हैं पर्सनली, फैक्ट्रियों में जाइए, उनसे बात करिए, वर्कफोर्स से बात करिए, जो कॉलेज से निकल रहे हैं उन बच्चों से बात करिए,
उनको देख के लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन स्कैरी हो सकता है आने वाले टाइम में। केवल स्किल को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं या हमारे पास और दूसरे जो और दूसरे रीजन है ब्लेम करने के लिए? देखिए, एक जो स्कैरी क्यों है, क्योंकि और हम जो 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बोलते हैं इंडिया में, जी। एम्प्लॉयमेंट एट व्हाट वेजेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ट्रैक, क्योंकि एक डिसेंट वेजेस होना बहुत जरूरी होता है फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस। अब एक मतलब गरीब ना या कोई भी एक्चुअली अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता, वी कांट अफोर्ड टू स्टे अनएम्प्लॉयड, सो वी एंड अप डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन व्हिच इज चलो जी। मैं मैं एक दुकान लगा दूं, सब्जी का ठेला लगा दूं, तो कुछ कोई ना कोई तो लोग काम कर रहे हैं, but is it enough for them? It is not enough for them. But employment at decent wages, at livable wages is more important than just tracking the unemployment ratio. जी। मेरा ये मानना पहले है। सेकेंडली अभी जो ये एसएमईज है और एमएसएमईज हैं, काफी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उनके पास में, विच मीन्स दे डोंट पे द राइट वेजेस। ठीक है, जो अगर हमारी कंट्री में देखें 6-7 हजार लार्ज कंपनीज हैं जो ये पूरा एंड टू एंड मैनेज करती हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या मैन्युफैक्चरिंग आईटी में जो स्लो डाउन है उसको बैलेंस कर सकता है क्या? नॉट इन टर्म्स ऑफ हेड काउंट, नो। क्योंकि हम अगर देखें, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि 15 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग से पास आउट हो रहे हैं। इनका प्राइमरी एम्प्लॉयर वाज आईटी। 75% बच्चे आईटी में जाते थे, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग में जाते थे, सिविल इंजीनियरिंग करने वाले सिविल में कुछ जाते थे, बट हमने ये भी देखा है पीक टाइम जब आईटी पीक में हायर कर रहा था, एक सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर भी आईटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेक पढ़ाते थे। सो कैन मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली टेक ऑल द पीपल हुम आईटी इज नॉट हायरिंग? द आंसर इज नो। कुछ ले सकता है, जैसे मैंने कहा जीसीसीज हायर कर रहे हैं, नॉन टेक कंपनीज कुछ हायर करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सम आईटी करेगा, कोई नया स्टार्टअप एआई स्टार्टअप आके हायर करेगा। तो अब ये छोटे छोटे जो मशरूम हो रही हैं कंपनीज, इनका भी मानना यही है कि हमें जॉब क्रिएशन करना है। जो बड़ी कंपनीज हैं जीसीसीज इंडिया में लेकर आ रही हैं, जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, और ऑब्वियसली आवर गवर्नमेंट, आवर स्टेट गवर्नमेंट्स, एवरीवन इज सेइंग कि अगर ज्यादा जीसीसीज इंडिया में आएंगी तो हम ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। जो ये इतने सारे लोग हैं जो या तो ले ऑफ हो रहा है, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है या फ्रेशर्स हैं, उन सबके लिए हमें एक एम्प्लॉयमेंट प्लेस होल्डर रखना बहुत जरूरी है एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो या ऑब्वियसली पॉलिसीज प्ले अ बिग रोल, जैसे पीएलआई स्कीम है, लेबर कोड्स है, ये सब पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल करती है। बट इसके अलावा इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जरूरी है। आपने शुरू किया था कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंस हमारे हाथ में रहेगा ना, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर पे डिपेंडेंस का मतलब है कि आप ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंडेंट हैं। जी 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 जी। हम कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया की वॉर हो गई या ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सर्विसेज में वो इम्पैक्ट होगा बिकॉज इट्स एक्सटर्नल टू। बट मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन ऑफ, एंड इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर कंट्री इटसेल्फ, तो कंजम्पशन भी इंडिया में हो रहा है जी, डोमेस्टिक कंजम्पशन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। आई थिंक आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज टू केटर टू बोथ। अच्छा, इंटरव्यू के लास्ट हिस्से में आ गए नीति, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा, ये ना पूछूं तो, कि डेली वर्कर्स की सैलरी मोर और लेस अक्रॉस द कंट्री लगभग स्थिर है, क्या ये ओवर सप्लाई है? नंबर 1। नंबर 2, नोएडा में जो घटना हो रही है उसको किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप जॉब मार्केट फॉलो करती हैं, वो किस तरफ इशारा करता है? मतलब एक सोशियोलॉजिस्ट की निगाह से नहीं आपसे पूछ रहा हूं मैं, पर एक उसकी निगाह से जो जॉब मार्केट को लगातार सुबह शाम बिटवीन द लाइंस पढ़ती हैं। देखिए, जो एंड बहुत शॉर्ट में मैं नोएडा का बात करूंगी बिकॉज टिपिकली इट्स नॉट समथिंग दैट वी डू एट अ बिजनेस लेवल, बट जो हो रहा है वो दिहाड़ी वर्कर्स के साथ हो रहा है जी। सो अगर हम एक पॉलिसी, जैसे हम गिग वर्कफोर्स की पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो ये सारी चीजें एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी।
अगर हमने ये एंड एम्प्लॉयज, जैसे मैंने कहा, अगर एसएमई और एमएसएमईज या लार्ज एम्प्लॉयज के हाथ में रख दिया विच आर अनरेगुलेटेड, then these issues may come up, and some of this may be real issues, some of them may not be real issues. It could be understanding, it could be things कि आप सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं, right? But yes, I think एक common wage code जरूरी होगा फिर इन लोगों के लिए, ताकि these issues don't come up. So that is the last question that you had asked. जी, हाँ, उनकी सैलरी कम है क्या, ओवर सप्लाई है क्या, ये मेरा पहला सवाल का पहला पार्ट था. हाँ, तो see obviously सैलरी पर डे या पर आवर की सैलरी जो दिहाड़ी वर्कर की होती है is never enough. You know, do you give them 100 rupees an hour? Do you give them 300 rupees an hour? जो मनरेगा का स्टैंडर्ड है, which is typically what people get, right, as per hour or per day sort of a thing, is not enough, because अगर आप वो 30 days में multiply करेंगे, it will be less than minimum wages. So we have to give everybody a salary which adds up cumulatively into minimum wages of the state. I think that should be the parameter हम सभी को देखना है, वरना ये प्रॉब्लम आएगी. और ये टिपिकली यूर राइट कि डिमांड सप्लाई की भी प्रॉब्लम होती है. काम कम है, लोग ज्यादा है. देखो, मैं आपको 5,000 दिन का दे रही हूँ, लेकिन कोई 3,000 में काम करने को रेडी है, तो व्हाई नॉट. तो 3,000 वाला बढ़ता क्या कर जी चॉइस, तो वो ले लेगा. अच्छा, असली समस्या बेरोजगारी में खराब क्वालिटी की नौकरियां, ये भी कहा जा सकता है क्या? आखिरी सवाल. हाउ डू डिफाइन खराब क्वालिटी की नौकरी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ. नो, बिकॉज आई डोंट सी क्वालिटी ऑफ नौकरी इज व्हाट, कि मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए शायद सही नहीं हो. जी. आई थिंक इन आवर कंट्री विच इज जो इतना डाइवर्स है, इतने सारे लोग हैं हमारे कंट्री में, इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग आते हैं. तो जो कई लोग होते हैं जो एक ही काम करेंगे पूरी जिंदगी, उनके लिए वही काम अच्छा है, बाकी कोई काम अच्छा नहीं है, राइट? बट कुछ लोग होते हैं, अगर आप आजकल के बच्चों की बात करें, एंड आई नो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, 1-2 घंटे हो सकते हैं, कि जो जेनजी वर्कफोर्स में आ रहा है, वो कभी एक काम करेगा ही नहीं 1 साल के ऊपर, क्योंकि उनको सीखना है जल्दी, उन्हें नई चीजें बढ़नी है, उनको ग्रेटिफिकेशन इमीडिएटली चाहिए. सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो देयर इज नो खराब नौकरी. बट जब हम लोगों को जिस नौकरी के लायक है, मेरे ख्याल से अगर वो हम मैच सही से करें, तो देयर विल बी नो मिसमैच. अगर मिसमैच होता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हेन वो आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, कि मुझे पेमेंट सही से नहीं मिल रहा, टाइम पे नहीं मिल रहा, वो भी होता है. आई एम नॉट सेइंग कि कई कंपनीज में होता है कि आपको 10 तारीख के बाद सैलरी मिल रही है, 15 के बाद मिल रही है, देयर इज नो फिक्स्ड डेट टू गेट अ सैलरी. वो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है. चलिए, बहुत बढ़िया. चैलेंजेस है जी. नीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और बहुत धीरज रखा हमारे साथ इतनी लंबे इंटरव्यू के लिए. इन्हीं सवालों के साथ आज बातचीत दर्शकों यही खत्म करते हैं. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नीति शर्मा. अगर आपको लगता है कि बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, आपकी जिंदगी में भी दिख रहा है, तो हमारा प्रोग्राम देखिए, प्रतिक्रिया दीजिए, हमें कमेंट जरूर करिएगा. नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में. नमस्ते. Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.